अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ IMF के वफ्द की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई। इसको नॉर्मल कहा जा रहा है, लेकिन जब उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप से माशी टीम से ज़मान पार्क में मुलाकात हुई तो इस पर एक नई किस्म की बहस ने जन्म लिया। कई जगह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया, यानी विद इन दी इत्तेहादी हुकूमत। कहीं पर सोशल मीडिया पर इस पे कई बहस हुई कि IMF की जो टीम है उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मुलाकात का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई बर्फ़ पिघल रही है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लिया जाए तो वो ये कहते हैं ये तो रूटीन की मुलाकातें हैं और खामखा वो जमात इस वक्त जश्न मनाती नज़र आ रही है जिसने IMF की डील को सबोटाज करने की पूरी साजिश की थी। बहरहाल कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कोई अहमियत तो इसको देनी चाहिए है। ऐसे माहौल में जबकि 9 मई के बाद तवातुर से ये बताया जा रहा है और बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक तरह से ये बावर कराया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़िलहाल कोई जगह सियासी मंजरनामे पर नज़र नहीं आती। फिर उसकी कुछ गारंटी इस तरह भी नज़र आई कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिस बेयरर्स ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अलहदगी की अनाउंसमेंट की और कुछ ने सियासत से ही अलहदगी की अनाउंसमेंट की। फिर बाद में हमने ये भी देखा कि चंद लोग जाकर इस्तेहकाम जो पाकिस्तान पार्टी है उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बहरहाल देखना यह है कि IMF के वफ्द की मुलाकात किन बातों की निशानदेही करता है। इन फोकस हैं, हमने उनको दावत दी है जिनके ऊपर IMF की डील को सबोटाज करने के लिए इल्ज़ामात भी लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और कल इनका IMF के वफ्द की साथ मुलाकात में मौजूद होना यकीनन एक तरह से आयरॉनिक भी था। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, पहले तो वेलकम टू द शो एंड हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि IMF की जो वफ्द की मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी टीम से हुई है, इसके एग्जैक्टली जो अराज़ो मकासद थे वो क्या थे? देखिए, मेरे ख्याल में 2-3 बातें कहने की इजाज़त दीजिएगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप रिजल्ट देख लें, मेरे ख्याल में ये खुशाइन है और पाकिस्तान के लिए खुशाइन है कि PTI ने IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट को एंडोर्स किया और मेरे ख्याल में ये बात जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि शायद अगर मुलाकात की ज़रूरत पड़ी तो इसीलिए पड़ी कि जो बोर्ड मीटिंग आने वाली है तो उसमें वो ये कहना चाहेंगे कि चूंकि पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट है फ़िलहाल उसका टाइम ख़त्म हो रहा है तो अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट की ज़रूरत है और इसके बावजूद कि जिस प्रेशर के नीचे हैं हम, उसके बावजूद एक अनइक्विवोकल एंडोर्समेंट की। ऐसी एंडोर्समेंट जो है वो माजरत के साथ वो लोग या वो पार्टीज नहीं करते जो कि जो है वो इकॉनमी को या ऐसे प्रोग्राम्स को जो है वो सैबोटाज करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो है वो ब्रीफली ही ये सारी बातें बताऊं, लेकिन ये मेरे ख्याल में क्लियर है। ओके। और तीसरी चीज इसलिए कि अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है और ये IMF के वक्त ने भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के पास डिफॉल्ट से बचने का कोई और ऑप्शन नहीं है। 2 चीजें उन्होंने मेंशन की, एक जो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगी और मेरे ख्याल में ये उस वक्त लगी जब मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा कि इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सारी जो GDP ग्रोथ है वो खत्म हो गई, क्योंकि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडस्ट्री की सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो गई। ओके। और दूसरी चीज, जो रिस्ट्रिक्शंस करेंसी के फ्री फ्लोट होने पे लगी, यानी डॉलर के रेट को जो मैनिपुलेट किया, तो और ये मेरे ख्याल में गलत कहना होगा, ये मिफ्ता साहब ने नहीं किया था। वो एक फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट में बिलीव करते हैं, आपको पता है कि ये इसाक डार साहब ने किया था। उसकी वजह से आपकी रिजर्व्स उस वक्त तक डिप्लीट हो गई कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मेरे ख्याल में नादिया, ऐसे वक्त में फिर कि इसके बावजूद कि आपको सारी पार्टी से और उसकी इकोनॉमिक टीम से जो है वो ये एक क्लियर मैसेज IMF को मिल जाए
कि हम इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट नहीं बनेंगे। मेरे ख्याल में ये एक खुशाइन बात है और ऐसे ही प्रेजेंट करनी चाहिए। ओके तैमूर, आपने पहले इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन पे पहले मैं आ जाऊं बिफोर वी मूव ऑन एनी फर्दर। आपको याद होगा कि जब आप लोगों की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई थी तो उस वक्त भी इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, और वो ये था कि लग्जरी आइटम्स नहीं किए जाएंगे और काफ़ी चीज़ों के ऊपर लगाई गई थी। सो हर हुकूमत इस किस्म की पॉलिसी अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को क्योंकि वो वाइडन हुआ होता है उसको श्रिंक करने के लिए ये करती ही है। सो वी कांट से कि ये डेलिबरेटली मिफ्ता इस्माइल ने किया था in order to push the country towards a default. नहीं, तो देखें वो मेरे ख्याल में or to restrict the growth, I think ये ज्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल में वो इतनी बड़ी बातें किसी के अगेंस्ट भी नहीं करनी चाहिए ना इलीगल फोन कॉल्स पे की टैपिंग पे करनी चाहिए, राइट। ना जो है वो मैं एग्री करता हूँ कि ज्यादातर लोग डिलिबरेटली मुल्क को डिफॉल्ट पे नहीं जो है वो बेचते, लेकिन जब ये इल्जामात लगने लगते हैं तो आप गलत डिसीजन मेकिंग के लिए बैंडविड्थ या मौके दे देते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी फिलहाल उस वक्त पे है कि हम सबको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है और रिस्पॉन्सिबली पुश करना है। लेकिन पहले इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस में जो एक हद से पाकिस्तान ने वैसे पिछले 15-20 साल में इंपोर्ट्स काफी हद तक लिबरलाइज किए, लेकिन जो पीडीएम की गवर्नमेंट के आने के बाद वो बड़ा फर्क था। आई डोंट नो कि आप स्पेसिफिकली किन की जो है वो बात कर रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट पे, लेकिन एक हमारा एक जनरल माइंडसेट है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बजाय। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी गवर्नमेंट हो वो एक स्पीड से ज्यादा तेज काम नहीं कर सकती, तो जो भी आप पॉलिसीज बनाना चाहें उसमें टाइम लगता है और ये चीजें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। पॉलिसीज के हद तक नहीं, एक्चुअल एक्शन के हद तक, और उसके लिए गवर्नमेंट का और स्टेट का पूरा फोकस होना इकोनॉमी पे चाहिए, क्योंकि जब इकोनॉमी पे होगा और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो हम ये चीजें चेंज कर सकते हैं और एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी या एफडीआई जो है एफडीआई फोकस्ड इकोनॉमी बना सकते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स आए और पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस बनानी पड़ती है इन्वेस्टर्स की और बिजनेसेस की। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गिवन द वे कि हम पॉलिटिकली इस मुल्क को रन करते हैं, वी आर एट डे वन ऑफ दैट प्रोसेस। तो हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे करने से फर्क पड़ेगा। और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट तो सिर्फ एक पहला स्टेप है जिसकी शायद हम पहले दिन पे। ओके, तो मुझे ये बताइए तैमूर कि किस किस्म की गारंटीज आईएमएफ का वफ्द मांग रहा है या आप लोगों से मांगी गई? ना हम कोई गारंटीज दे सकते हैं ना वो कोई गारंटीज दे सकते हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा कि पीटीआई जो है वो इस एग्रीमेंट को एंडोर्स करेगा या नहीं। हमने जो है वो उसकी डिटेल्स पूछी, क्योंकि डिटेल्स जो है वो पता होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में 2-3 चीजों की ये अक्कासी करता है। और उसके बाद बाय द वे हमने कहा जो हमाद ने ट्वीट किया और फिर हमारे पार्टी अकाउंट से जो ट्वीट हुआ वो एक म्यूचुअली एग्रीड स्टेटमेंट थी कि आईएमएफ अपने बोर्ड को प्रेजेंट करे कि जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है कि वो भी इसके पीछे खड़ी है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी गारंटी ऐसे हालात में तो हम नहीं दे सकते। अच्छा, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि आपको जब कोई $3 अरब लेंड कर रहा होता है तो वो ये तो चाहता है कि आपके पास वो पैसे वापस करने की सलाहियत हो। सही। और शायद, और मेरे ख्याल में ये 2-3 सवाल बनते हैं। टिपिकली ये बात सच है, टिपिकली आईएमएफ जो है वो ऑपोजिशन पार्टी से बात नहीं करता, टिपिकली आईएमएफ सूबों से भी बात नहीं करता, क्योंकि जो वो कहते हैं वो टिपिकली कहते हैं कि हमारा काम जो है वो वफाकी हुकूमत से बात करना है, वी विल ट्रस्ट देम टू कोऑर्डिनेट विद ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। वो बड़ा क्लियरली नहीं हो रहा था। जिन चीजों पे प्रोग्राम फोकस्ड है, जो करेक्शंस उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी को चाहिए, करेंसी रेट के फ्री फ्लोट करने पे या इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाने में, वो सारी जो है पीटीआई के गवर्नमेंट के बाद लगी है। कहीं इस मीटिंग में या किसी और कम्युनिकेशन में उन्होंने जो आपने या जो लोग कहते हैं
कि पीटीआई के पेट्रोल की प्राइसेस कम करने की बात थी, वो नहीं की। उस बात पे भी आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं प्रूव ये करना चाहता हूं कि फिलहाल जो फोकस इकोनॉमिक मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट का है, वो इस हुकूमत का रखना पड़ेगा। 15 महीने से ये गो नो गो कर रहे। अच्छा, और तो तैमूर, इसका मतलब जो आपने अभी जिक्र किया कि वो पैसों की वो सब्सिडी की जो बात आप कर रहे हैं, ये भी तो डिस्कशन है ना कि क्या आप लोगों से मिले? तैमूर सलीम झगड़ा भी उसमें मौजूद थे, जिन्होंने वो ख़त लिखा था विफाक को शौकत तरीन साहब के कहने पर। मोहसिन नगारी को भी शौकत तरीन साहब ने फ़ोन किया था, फिर वो ऑडियो जो मंजरनामे पे वो आ गई थी सामने कि क्यों किया जा रहा है, बाद में IMF को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। इन तमाम बातों पर किसी किस्म की कोई गुफ्त शनीद हुई कि यू आर वन ऑफ द पार्टी हु रियली वांटेड दिस टू नॉट टू हैपन? नो, आपने एक बात सही कही और एक बात गलत कही। जो बात आपने सही कही, थैंक गॉड, क्योंकि वो बाज लोग जो है वो डिटेल भूल जाते हैं कि जो मैंने खत लिखा था वो मिफ्ता इस्माइल को लिखा था, IMF को नहीं लिखा था। और ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। IMF को लिखना गलत होता, IMF को लिखना मेरा काम नहीं था, वो वाकई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था। मिफ्ता इस्माइल को लिखना मेरा हक था। और जिस MOU की हम बात कर रहे हैं, उस MOU के तहत टारगेट जरूरी नहीं थे अचीव करना सरप्लस के, कि वो टारगेट्स तो अगर आप देख लें, इंटरेस्टिंगली 2 सूबों में तो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं। सिंध का शायद इस साल के सरप्लस का टारगेट 100 अरब है, लेकिन सिंध का जो बजट है वो 40 अरब के खसारे का है। ये उनके फिगर्स हैं, विच मीन्स कि वो सरप्लस टारगेट पे जो बात होती है वो सही नहीं थी। आप एविडेंस देख लें तो उस कंट्रोवर्सी के 2 दिन बाद IMF का प्रोग्राम अप्रूव हो गया। अगर वो इशू होता तो वो प्रोग्राम अप्रूव ना होता। अगर इशू नहीं भी था तो नहीं, लेकिन तैमूर, शौकत तरीन साहब की जो मुबैना ऑडियो सामने आई उसको तो उन्होंने डिनाई नहीं किया ना, वो भी तो एक चीज थी। उसको उन्होंने कभी सॉरी, जो खत था वो कभी IMF ने नहीं कहा, और इसलिए नहीं कहा कि वो उनके पास पहुंचा है क्योंकि वो उनके पास नहीं पहुंचा था। नादिया, ऑडियोज पे मैं सिर्फ ये बात करूंगा, हम बहुत से इश्यूज पे जा रहे हैं कि जब हम किसी की वो सही है गलत है उस पर मैं बात नहीं करता क्योंकि शौकत साहब पे एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन जब हम ये राइट अस्यूम कर देते हैं कि हम किसी की भी कॉन्वर्सेशन टैप या सुन सकते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि उससे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। राइट, ये तो है ना। इसीलिए तो मेरे ख्याल में लोगों को वो प्राइवेसी राइट्स दिए जाते हैं। आज जो आप कह रहे हैं कि जो माशी सूरत हाल है, और आपने कहा कि देखिए हम सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होके एंड वी इंडोर्स दिस जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और आगे जाहिर रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। सो आज आप समझते हैं तैमूर कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना ज़रूरी है ताकि जो कोई भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है, जब भी आती है, एक प्रॉपर रिफॉर्म्स के साथ जो है वो आगे बढ़ना होगा पाकिस्तान को। अदरवाइज टाइम एंड अगेन हमें IMF का रुख करना पड़ेगा। मैं आपको अपनी पर्सनल राय इस पे देता हूं। एक तो ये कॉन्ट्रास्ट करें कि हमने एंडोर्स किया, हमारे अगेंस्ट इल्जामात लगे, आपने उस खत की बात की, उसके बावजूद के उस खत के 2 दिन बाद IMF का प्रोग्राम अप्रूव हो गया, लेकिन फिर उसके बाद इस गवर्नमेंट ने मिफ्ता इस्माइल को हटाया और उस प्रोग्राम को 10 महीने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में एक्चुअल स्पॉटलाइट उस पे होनी चाहिए। और उसके साथ कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए कि जब इसी टाइप का मसला फैटफ का था तो इसी गवर्नमेंट ने फैटफ की लेजिस्लेशन को नेशनल असेंबली में एंडोर्स नहीं किया था, उसके खिलाफ वोट दिया था। तो मेरे ख्याल में ये हकायक अवाम के सामने रखनी है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे ख्याल में जैसे ये IMF की स्टैंड बाय एग्रीमेंट थी ना, और ये भी वैसे एक सवाल बनता है कि 10 महीने क्यों लगे, जब एंड में प्राइम मिनिस्टर की कोशिशों से 1 हफ्ते में हो गया, तो ये तो 10 महीने पहले भी हो सकता था। उसकी कीमत कम से कम $10 अरब की रही है। लेकिन मेरे ख्याल में उससे बेहतर तरीका यह है कि जब गवर्नमेंट्स में
ये करेज हो कि वो सही चीज सही वक्त पे करें, और ये सारी गवर्नमेंट्स को सीखना है, तो फिर आप अल्टीमेटली देखेंगे कि अपोजिशन उस पर सियासत करे या ना करे, वो चीज जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और एक कंसेंसस ओवर टाइम मिल जाता है। क्योंकि मेरे जाती ख्याल में जब हम चार्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं तो एक तो कंसेंसस किसी चीज पे अचीव करना मुमकिन नहीं होता, और दूसरी चीज उसमें टाइम जाया हो जाता है। टाइम हमारे पास है नहीं, इतने प्रेशर के बावजूद ये एग्रीमेंट क्यों हमने एंडोर्स किया? क्योंकि मुश्किल ही हो पाकिस्तान के अवाम के लिए फिलहाल जरूरी है। ओके, हम कहेंगे कि गवर्नमेंट की वजह से हम इस पोजीशन में हैं, लेकिन डिफॉल्ट की जो प्राइस है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा है। अब हमारे साथ किसी ने चार्टर तो नहीं, हमारे साथ तो चार्टर के एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें पाकिस्तान को पहले रखना जरूरी है। ओके तैमूर, अब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऑप्टिमिज्म की कोई लहर है इस वक्त, इस मुलाकात के बाद, कि आने वाले इंतखाबात में आप लोगों को पार्टिसिपेट करने की भी इजाज़त होगी, और वो तमाम तर चीज़ें जो आप इस वक्त समझते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जिस किस्म की मसाइल से आपकी जमात गुजर रही है, कम से कम वो सब नहीं होगा? इसका मैं मुश्किल से जवाब दूंगा। अगेन मैं जाती तौर पे जवाब आपको दे सकता हूं। सर कल डिस्कशन तो हुई होगी ना आपस में कि IMF मिलने आया है, तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, और डू यू थिंक दिस इज जस्ट अ प्रोसीजर? नहीं, आई थिंक क्योंकि आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि ये इंटरव्यू चले भी और कि जो है वो मैसेज भी सही जाए। मैं जाती तौर पे ये कहता हूं कि हालात जितने भी मुश्किल हैं, ऑप्टिमिज्म जो है वो होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में क्योंकि जब वो ऑप्टिमिज्म ना हो फिर आप जो है वो कॉम्प्रोमाइजेस गलत करते, और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल प्रोसेस हो, इससे कोई नहीं डिसएग्री करेगा कि उस पॉलिटिकल प्रोसेस में हर पार्टी को इंक्लूडिंग PTI जो है एक फेयर चांस मिलना चाहिए। या तो हम इस तरीके से अपनी जमहूरियत को पॉजिटिवली इवॉल्व करेंगे, और अगर इस तरीके से पॉजिटिवली नहीं इवॉल्व करेंगे तो फिर नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा, सारी पार्टीज को होगा, और पाकिस्तान के पूरे गवर्नेंस सिस्टम को होगा। क्योंकि पाकिस्तान का आईन जमहूरी है, और हम जो भी करें हम गोल गोल आके वापस उसी जमहूरी सिस्टम पे आ जाते हैं, लेकिन उसको हम उस तरीके से इवॉल्व नहीं कर सके जिससे वो स्ट्रेंथन हो जाए। तो तैमूर, कहीं जाहिर है वैसे तो IMF का कोई सियासी फोटे नहीं है, सियासी बात होती नहीं, लेकिन जब कल आप लोगों से मुलाकात हुई, कहीं ये मेंशन किया आपकी जमात ने कि यू आर स्पीकिंग टू यस एन ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन जिसका मुस्तकबिल इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि जाहिर है हुकूमत के बयानात सामने हैं कि शायद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती, या फिर आपकी सीनियर लीडरशिप पर जिस हिसाब से केसेस हैं 9 मई के वाक़यात के बाद, इस पर कोई बात हुई? देखिए, मेरे ख्याल में फिलहाल पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे जो है वो बात नहीं हुई, बात ये जरूर हुई, और वो फिर रात को खान साहब ने अपनी स्पीच में भी कही कि अगर हमें पॉलिटिकली प्रोग्रेस करना है और इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है। ओके, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो हम वहां पे पहुंच नहीं सकते। मेरे ख्याल में ये बातें उनके सामने, और जब वो डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल रिस्क क्या है, वो उनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, और जो न्यूयॉर्क में उनके मिशन हेड थे वो भी अटेंड कर रहे थे। They don't live in an isolated room, वो उनको पता है, और इन्हीं रिस्क्स की वजह से शायद उन्होंने ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेप लिया कि ऑपोजिशन को रीच आउट किया। यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड आप लोगों ने IMF से की है? इलेक्शन की डिमांड नहीं की, ना IMF से करनी बनती है। हमने ये पॉइंट आउट किया कि जब हम एक रिफॉर्म प्रोसेस में एंटर हो रहे हैं तो वो एक ईयर 5 गवर्नमेंट उसको आगे नहीं ले जा सकेगी। स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ना, एक शॉर्ट टर्म का एग्रीमेंट है ना, तो ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, IMF को भी पता है, किसी इकोनॉमिक कमेंटेटर को भी पता है, और किसी पॉलिटिकल कमेंटेटर को भी पता है। ओके
लास्टली आई हैव जस्ट अ मिनट नाउ तैमूर, आई जस्ट वांट टू नो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए परवेज खटक साहब के साथ मामलात क्या हैं? खैबर पख्तूनख्वा के कितने लोग परवेज खटक साहब के साथ हैं? ये तो परवेज खटक साहब को ही पता होगा और उन लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिटिकल मूवमेंट्स को जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता, और जब भी तोड़े जाने की कोशिश की जाती है वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, वो प्रोसेस उस तरीके से एंड नहीं हो सकता। अगर आप जो है वो हमारे वर्कर्स की मोटिवेशन देख रहे हैं तो वो बड़ा क्लियर है कि पीटीआई का वोटर पीटीआई के साथ रहेगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में जाहिर है आप भी हैं तैमूर, आपकी अपने पुराने कॉलीग से कोई बात होती होगी, क्या बहुत सारे लोग जा रहे हैं परवेज खटक साहब के साथ? अगर जाना होता तो वो आज तक चले जाते, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती। क्लियरली लोग ठहरना चाहते हैं, और लोग इसलिए ठहरना चाहते हैं दो वजूहात से। एक, मेरे ख्याल में जो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्मेंस रही है वो जो बाकी पार्टीज को तो छोड़ें, ये जो केयर टेकर्स हैं उन्होंने उसको साबित कर दिया। और दूसरी चीज ये कि जो वोटर सेंटिमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में वो खान के साथ है, और उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करना, जैसे ये गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, उसके नताइज अच्छे नहीं हो सकते। ओके, और छोटे सूबे में खास तौर पे ऐसे नहीं करना चाहिए। और आपको लगता है तैमूर क्या पार्टी से निकाल दिया है परवेज खटक साहब को, या सिर्फ शो कॉज इशू हुआ है? ऑफिशियली तो जो मैंने देखा है उनको शो कॉज इशू हुआ है, उन्होंने शो कॉज का जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वजीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेटर अफनान उल्लाह से बात करेंगे इसी मुलाकात के हवाले से। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और कल जो मुलाकातें हुई हैं IMF के वफ्द की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खुसूसन PTI की लीडरशिप और PTI की माशी टीम से, उसकी अहमियत के हवाले से बात करते हैं सेनेटर साहब से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, बड़ी अहमियत दी जा रही है इस मुलाकात को, गो कि हमने रद्द अमल में बिलाल अजहर कियानी साहब को भी सुना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको काफ़ी अहमियत दे रहा है, कुछ सियासी मुबस्सिरीन भी इस मुलाकात को काफ़ी अहमियत दे रहे हैं। क्या इन IMF के वफ्द की जो मुलाकात हुई है PTI लीडरशिप और उनकी मुआशी टीम से, इसकी अहमियत है? देखिए, बात यह है कि IMF जो है उसका एक प्रोटोकॉल ये है कि वो तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको एंगेज करता है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, जब हम अपोजिशन में थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तब भी जो है वो IMF के वफ्द आके हमारे लीडरों से मुलाकातें करते थे। तो और ये कोई अनोखी बात भी नहीं है। ये जो है इसको ज़ाहिर PTI पोर्ट्रे कर रही है कि जैसे कोई बहुत लेजिटिमेसी है उनके पास, लेकिन ये एक मेरा ख्याल है रूटीन की मुलाकात है। मगर क्योंकि आजकल वो डेस्परेट हैं फॉर एनी गुड न्यूज़, तो वो जो इस तरह की रूटीन की चीज़ें उनको भी वो एक गुड न्यूज़ बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि IMF के वफ्द ने ज़रूर इमरान खान से पूछा होगा कि आपने जो IMF प्रोग्राम साइन किया था उसको ऑनर क्यों नहीं किया, और आपने जो है वो जो चीज़ें तब्दील करनी थी वो तब्दील करना तो दूर की बात, आपने उसको और ख़राब किया। तो ये PTI की और इमरान खान की ऑलरेडी हिस्ट्री जो है वो बन चुकी है इंटरनेशनल डोनर्स के। अच्छा, लेकिन सेनेटर साहब, जिस तरह आपने कहा ना कि तमाम बड़ी जमातों से IMF का वफ्द मिलता है, जब आप लोग ऑपोजिशन में थे आपसे भी मुलाकातें होती थी, तो एक तो ये स्टैब्लिश हुआ कि PTI एक बड़ी जमात है और IMF भी ये समझता है, और दूसरी तरफ जो लेजिटिमेसी का आपने जिक्र किया, इस पूरे सिनेरियो के अंदर IMF का मिलना खुसूसन 9 मई के बाद, आप नहीं समझते कि उस तमाम चीज़ों की, उस तवातुर से होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वुज़रा के बयान की, इस सब की नफ़ी हुई है? ये देखिए, नफ़ी बिल्कुल भी नहीं हुई, और मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको कहना चाहता हूँ कि मतलब इंसान को जो है वो हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। मतलब हम भी अगर इमरान खान वाली हरकतें करना शुरू कर देंगे
तो जो है हमें उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी तो है और एक पॉलिटिकल हकीकत भी है। जैसे भी वो बनी, जैसे भी उन्होंने परवान चढ़ा, जैसे भी उन्हें ताकत मिली, इसको डिनाई करना तो मेरा ख्याल है अक्लमंदी नहीं होगी। और ना हम इसको डिनाई कर रहे हैं, ना ही क्या कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया। जहां तक उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है, इसका सवाल का जवाब तो अगले जनरल इलेक्शन में जो बहुत करीब है इंशाल्लाह उसमें मिल जाएगा तमाम लोगों को। तो ये मेरा ख्याल है इससे ज्यादा इसको रीड करना जो है मामले को, वो जो है वो मेरा ख्याल है अक्लमंदी नहीं है। अच्छा, ये मामला इसी तरह ही है। अच्छा, लेकिन रूटीन की मुलाकात है। अच्छा, लेकिन देखिए इसकी दो तीन चीजें हैं जिसमें आपने कहा ना रीड इसलिए शायद इतना ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि 9 मई के वाकया ज़ाहिर है 75 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड, जिसके हवाले से ख़ुद वज़ीर आज़म ने भी इसका जिक्र किया। और जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं या जो माहौल है उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर कोई 9 मई के पीछे कोई था तो वो पीटीआई की लीडरशिप थी जिन्होंने ये तमाम चीज़ें प्लान की थी और जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात इस वक्त हैं। तो इसलिए इस ज़्यादा रीड किया जा रहा है कि या तो वो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हो पा रहे या कहीं और कोई बात हो रही है, कोई नेगोशिएशन है जिसकी बिना पर आईएमएफ मिल रहा है, क्योंकि आईएमएफ भी ग्राउंड रियलिटी तो जानता है ना पाकिस्तान की। देखिए बात ये है कि जो 9 मई का वाकया है उससे रिलेटेड जो लीगल हालात हैं वो तो अदालतों में चल रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो एक जो है वो हतमी मामला जो है वो आने वाले चंद महीनों में जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि जो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। हमें तो ये मालूम था कि ये फॉरेन एजेंट है और ये प्लांटेड है और हम तो पिछले 20 साल से लोगों को ये बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब जब वो खुद ही सारे दुनिया के सामने खुल के आ गया है तो ये बात, लेकिन फिर भी जो है ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कानूनी मामला है वो चलेगा और जब सज़ा हो जाएगी उसके बाद ही क्या कहते हैं कुछ किया जा सकता है। उससे पहले तो देखें ये एक मतलब कि रॉक पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप एक 12-15 साल लगा के मतलब इनको बनाया गया, उठाया गया, तो वो ओवरनाइट तो ख़त्म नहीं होंगे ना। वो मतलब कि जो है इट विल टेक टाइम। अच्छा। तो इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि ये आईएमएफ की मुलाकात एक रूटीन की मुलाकात थी और ये जो है इस तरह के मामला चलते रहेंगे आने वाले दिनों में भी, और इनको इससे ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए। पीटीआई जा रहा है इसको इसलिए ज़्यादा उछाल रही है क्योंकि उनके पास आजकल कुछ और है ही नहीं करने को। सारा पाकिस्तान जो है वो उनको वो कर रहा है कि कोस रहा है कि इन्होंने जो है वो जो कुछ 9 मई को किया, जिस तरह मुल्क के ऊपर हमला कर दिया, और ज़ाहिर है अब उस न्यूज़ से ये लोगों की तवज्जो हटाने के लिए छोटी छोटी खबरें उठा के उनको उछालते हैं। अच्छा, पीटीआई की चंद लोगों से हमारी बात हुई थी और उनका ये कहना था कि पीडीएम की हुकूमत पर आईएमएफ को एतमाद नहीं, इससे ये साबित होता है तभी वो पीटीआई से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए ये तो फिर ये ऐसी होगी ना बात कि जिस बंदे ने आईएमएफ प्रोग्राम खराब किया, जिसने आईएमएफ के एग्रीमेंट को डिसऑनर किया, जो उनसे बातें की वो पूरी नहीं की, उनके ऊपर आईएमएफ ट्रस्ट कर रहा है और उन पे नहीं ट्रस्ट कर रहा जिन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में सक्सेसफुली कंप्लीट किया। मतलब ये वही वाली बात है ना कि एनको की जन्नत में अगर आप रहना चाहें तो ज़ाहिर है आपको कोई रोक तो नहीं सकता, आप रहते रहें आप उस दुनिया के अंदर। भाई बात यह है कि आपकी हिस्ट्री ये है कि आपने पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल लेके आए और उसके बाद जो आईएमएफ डील थी उसको ख़राब किया और पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को डिफॉल्ट कराने की कोशिश की, मुल्क में जो है आर्म फोर्सेस के अंदर कू कराने की कोशिश की। ये सारी हकीकत है। अब उसको आप जो मर्जी ये लोग घुमाइए, ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं, इन पे किसी को कोई एतबार ना पहले था ना है। वो रूटीन के मामला चल रहे हैं, उसके अंदर इस तरह की चीजें निकालते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। अच्छा सेनेटर साहब, लेकिन इसमें एक चीज तो निकाली जा सकती है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका मतलब इलेक्शन में हिस्सा लेगी, क्योंकि राना साहब तो बार बार ये कहते हैं कि इस जमात को बैन हो जाना चाहिए है और कई दफा ये इंक्लिनेशन बयानात से निकला है वज़रा की जानिब से, जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे कि पीटीआई को कल अदम करार दे देना चाहिए है। देखिए अगर मिसाल के तौर पे अगर ये बात 2 मिनट के लिए अज्यूम कर ली जाए कि पीटीआई पे बैन भी लग जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है कि पहले जिन जमातों के ऊपर बैन लगाया गया उन्होंने नाम तब्दील करके नई जमातें बना के फिर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर लिया। Absolutely. तो ज़ाहिर है
जो है वो मतलब ये हमारे मुल्क की हिस्ट्री रही है। आप वो नेशनल अवामी पार्टी जो अवामी नेशनल पार्टी बन गई थी, और भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ज़ाहिर है जो भी राना साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने जो 9 मई को हरकत की है उसके बाद इन पे जो है वो पाबंदी लगने का बहुत बड़ा इम्कान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एज अ पोलिटिकल फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर मौजूद हैं, और इनको लेकिन हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले इलेक्शन में इनके हम ज़मानतें जब्त कराएंगे और इनको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सैयद साहब, ये बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि ये चीज़ें भी बड़ी डिस्कस हो रही थी कि IMF की बिल्कुल ये रूटीन मुलाकातें होंगी, लेकिन क्या इन मुलाकातों से कबल हुकूमत वक्त को इन्फॉर्म किया जाता है, उनसे इजाज़त ली जाती है? देखिए, जो एग्जैक्ट प्रोटोकॉल है वो तो शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री ही इसके ऊपर कमेंट कर सके। मेरी जो अपनी जो नॉलेज है उसके अंदर जो है वो इस तरह की फॉरेन जो डोनर एजेंसीज होती हैं वो पाकिस्तान में आके मुलाकातें करती हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा कोई मतलब कि वो नहीं होता। मेरा ख्याल है कि अगर शायद ये इन्फॉर्म करते हो फॉरेन ऑफिस को, मेरा ख्याल है मे बी दैट इज़ द केस, मगर कोई ऐसा नहीं होता कि वो आपसे इजाज़त ले लें, क्योंकि वो ज़ाहिर है कोई वो बाहर से आए हुए हैं, वो मतलब कि कोई हर किसी से इजाज़त लेके तो नहीं वो मुलाकात करेंगे हमसे। अच्छा ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनान उल्लाह फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोड़ लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ होंगे, जिनसे ज़रा तज्ज़िया लेंगे कि ये जो इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप पर तमाम तर मामलात चल रहे हैं और ख़ुसूसन कल की मुलाकात के बाद क्या कुछ तब्दील हुआ है, क्या कहीं कोई बात हुई है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो US में इतनी लॉबिंग की है ये सब उसका नतीजा है। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। इफ्तिखार साहब, कल मुलाकात क्या हुई IMF के वफ्द की? ऐसा लगता है कि जैसे ये बहस छिड़ पड़ी है कि जो कुछ भी अब तक बताया जा रहा था या जो माहौल था 9 मई के बाद उसमें कहीं ना कहीं कोई तब्दीली आई है तहरीक इंसाफ के लिए। आप भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं देख रहा। मुझे तो महसूस भी नहीं होता, नॉर्मल चीज़ है। IMF वाले लोगों से मिलते हैं आप, इसमें कोई नई अनहोनी बात नहीं। वो पार्टी अभी बैन तो नहीं किया आपने ना, तो वो एक सियासी पार्टी के तौर पे हैं। वैसे वो हैरान थे जिन लोगों से उनकी बात करवाई जा रही है वो मौजूद क्यों नहीं है, ये उनके लिए हैरानी की वजह थी जो हमें पता लगी। अच्छा, लेकिन सब ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसको आप बिल्कुल टोटली इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 9 मई के वाक़यात, उसके बाद हुकूमत वक्त की जानिब से जिस तरह से वो कहते हैं कि शहादतें भी जमा कर ली गई हैं, 102 केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हैं, बाकी जो हैं वो अभी कितने सारे अंदर हैं। फिर ख़ुद इंस्टीट्यूशन की अपनी एहतसाब का अमल ख़त्म होता है, वहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस सब के बाद IMF के वफ्द की मुलाकात सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसीजर है या US में जो लॉबिंग कर रही है तहरीक इंसाफ उसका भी इसमें कहीं ना कहीं कोई उनसर शामिल हो सकता है? अगर USA की लॉबिंग की बिना पे ऐसा हो रहा है तो हुकूमत पाकिस्तान को इसका बहुत संजीदा नोटिस देना चाहिए और IMF से ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या इस मुलाकात की बुनियाद वो है। तो इफ्तिखार साहब, वैसे अगर अब आप उमूमी तौर पे ये तमाम चीज़ें देखें, आपने देखा कि 2 दिन से एक और भी खबर चल रही थी कि बहुत जल्द एक ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है और यकीनन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से ख़तरनाक साबित हो सकती है। क्या ये तमाम चीज़ें इनके हवाले से कुछ खबरें आपके पास भी मौजूद हैं? नादिया, मेरे पास ऐसी खबरें नहीं होती, मैं तो जो ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बात करता हूँ। हकीकत ये मेरे पास ये खबर है कि आज चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमने बहुत सारे लोगों को भी गिरफ्तार करना है और उसने पुलिस को हुक्म दिया है कि अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, गिरफ्तारियां मुकम्मल क्यों नहीं। मेरे पास ये खबर है। मेरे पास ये खबर है कि कल वो मुलाकात करने के लिए IMF का जो वफद गया था वो हैरान था कि ये लोग यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है, और जब उनको बताया गया कि ये लोग तो वांटेड बाय पुलिस हैं तो ये उनकी हैरानगी में इजाफे की वजह बनी। और उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुलिस को वांटेड हैं इन पंजाब में,
ये पंजाब गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि वो जो लोग उनको वांटेड हैं वो कैसे इस किस्म की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब सवालात तो करने वाले हैं और ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। बाकी जो बातें आप कर रही हैं वो तो अंदाजे हैं, मुमकिन है कुछ लोगों की ख्वाहिशात हो और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है, मैं नहीं उन्हें बिलीव करता। अच्छा इफ्तिखार साहब, इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं कि इलेक्शन में जैसे कि मौजूदा हुकूमत खुद वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि असेंबलियों की मुद्दत ख़त्म होगी और केयर टेकर सेटअप भी बन जाएगा, और इसीलिए IMF की मुलाकातें मुख्तलिफ पार्टियों से भी हो रही हैं कि इलेक्शंस के बाद जो है इन तमाम तर जो अमल दरामद होगा 9 माह की स्टैंड बाई एग्रीमेंट होती है उस पर, तो जाहिर है उनको एक कन्फर्मेशन ज़रूर चाहिए। आप इस सारे मामले को इलेक्शन को वक्त पे होता देख रहे हैं, इसलिए कि अभी भी ये बहस है कि शायद अक्टूबर में तो नहीं हो सकते, थोड़े बाद में हो या अगले साल हो। कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि शायद अभी होंगे ही नहीं। देखिए इसमें भी वही थ्योरी है कि यूरोपियन यूनियन वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि इलेक्शन हमें बताएं इलेक्शन कब करा रहे हैं। अगर तो मेरे मुल्क में इस हद तक खुली मुदाखलत होनी है, जैसा आपने कहा कि शायद IMF का वफद अमेरिका में किसी लॉबी के दबाव के तहत जाके इस आदमी को और इस पार्टी के लोगों को मिला, तो EU का क्या काम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो मुतालबा करें कि हमने इलेक्शन कब कराने हैं। क्या मैं EU की जो हुकूमतें उनसे ये मुतालबा कर सकता हूँ कि मुझे इलेक्शन की डेट्स बताएं अपनी? तो ये हुकूमत पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये है मेरा जवाब आपके सवाल का। बाकी रहा, मैं बिलीव करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीकाकार का तयन किया गया इलेक्शन उसके मुताबिक होंगे। इलेक्शन बासूरत मार्च से पहले होने हैं। मार्च में आपकी सेनेट खत्म हो रही है, सेनेट आप खाली छोड़ नहीं सकते। सदर की कोई बात नहीं है, सदर की जगह चेयरमैन सेनेट अपना ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट का हलफ ले लेते हैं। उनको अब तो हलफ की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है। जी बिल्कुल। तो इलेक्शन सेनेट के इंतखाबात से पहले होने लाजमी है। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से केसेस भी हैं, तमाम तर चीज़ें सामने भी हैं। मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम भी उन्हीं पर लगाती है क्या, और लेकिन साथ साथ अब ये भी हमने देखा कि इत्तेहादी हुकूमतों में से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं रिगार्डिंग द ट्रायल, कि वो सिविलियन कोर्ट में होना चाहिए उनका या मिलिट्री कोर्ट्स में। सबकी अपनी अपनी राय सामने आ रही है इंडिविजुअल तौर पर। आप क्या देख रहे हैं, क्या इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है? देखिए, हर आदमी को अपनी राय देने का हक है और ये PDM जो है कोई परमानेंट इत्तेहाद तो नहीं है ना। ये तो एक तय हुआ था कि जब इमरान खान को रिप्लेस करना है असेंबली के अंदर, तो असेंबली के अरकान चाहिए थे और ये लोग जो PDM में हैं उनकी कौमी असेंबली में नशिस्तें थी, इसलिए इकट्ठे हुए। ये कोई ऐसा परमानेंट इत्तेहाद तो नहीं है। हर आदमी की समझ से मेरी जाती सोच ये है कि किसी को सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। मेरी ये जाती सोच है कि किसी सियासी पार्टी को नहीं बैन करना चाहिए। राइट। जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं उन पे कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, उनको सजाएं दी जाए, लेकिन सजाएं ऐसी होनी चाहिए जिन पे सब लोगों को यकीन हो। प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट ना हो। खत्म। तो इफ्तिखार साहब, लेकिन ये क्या फैसला हुआ है अभी तक कि उनकी लीडरशिप का जो ट्रायल है वो कहाँ किया जाएगा? मेरा ख्याल है ये फैसला हो जाएगा। और इसमें देखें ना, मैं जाती तौर पे जो मैंने कहा कि मैं आर्मी कोर्ट के खिलाफ हूँ, क्योंकि सवाल है कि अगर सिविलियन कोर्ट्स के फैसले पेंडिंग रखे जाएं और रास्ता दिया जाए, तो फिर कौन रास्ता बंद कर रहा है सिविलियन कोर्ट्स का? ये भी तो देखें ना आप, कौन सी वो लोग हैं, कौन सी वो शख्सियात हैं, कौन सा वो अदारा है जो सिविलियन तरीक़ेकार को नहीं चलने दे रहा। तो सर सवाल तो फिर ये भी होगा कि इस वक्त जो PDM इत्तेहाद मौजूद है और साथ में पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, ये तमाम तर सियासी जमातें हैं, क्या सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका है 9 मई के बाद? बिल्कुल, आपका सोच से मैं इत्तेफाक नहीं करता। इनके हाथ से 9 मई के बाद कुछ भी नहीं निकला। अगर इनके हाथ से निकल गया तो फिर सबके हाथ से निकल गया। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब। इसी के साथ इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।